हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ प्रथम का सेकंड पेपर गृह व्यवस्था, गृह विज्ञान का जो सेकंड पेपर है गृह प्रबंध, उसमें मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना टॉपिक चल रहा था निर्णय प्रक्रिया का, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। ये निर्णय गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया की क्या इम्पोर्टेंस होती है, निर्णय प्रक्रिया की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हमने जाना, पढ़ा, समझा। निर्णय के अब क्या मुख्य चरण होते हैं। वैसे जब हमने परिभाषाओं को समझा था तब भी हमने परिभाषा को समझते समय, उनकी व्याख्या करते समय निर्णय प्रक्रिया के चरणों को समझ लिया था, परंतु मैं एक बार पुनः आपको जो चरण हैं इसके वो बताती हूँ। निर्णय, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। विकल्पों में से, बहुत सारे विकल्पों में से, अपनी पिछली कक्षाओं में हमने जाना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि सिंपल से चीज़ें, कक्षा आपको सुबह उठते ही जब आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं तब से लेके शाम तक हम छोटे बड़े निर्णय लेते ही रहते हैं। कुछ निर्णय लेने के पहले हम सोचते भी नहीं हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम वो निर्णय ले रहे हैं, और कुछ निर्णय से पहले हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा भाई, हमें इनको इन दो ऑप्शंस में से चुनना है, तो हम ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है कि निर्णय प्रक्रिया निरंतर हमारे जहन में चलती रहती है और हम निर्णय लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम इसको समझ रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि ये जानते हैं कि जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब हम दो विकल्पों या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चूज़ करते हैं तो हम उस चूज़ करने के पीछे, उस विकल्प के चयन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमने वो क्यों चयन किया उस विकल्प का। उसके पीछे हमारी कोई सामाजिक सोच हो सकती है, हमारी सांस्कृतिक धारणाएं हो सकती हैं, हमारे उस समय की सिचुएशन हो सकती है, क्या पता कभी कोई निर्णय का हमने किसी मजबूरी में चयन किया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सूझबूझ की आवश्यकता होती है, बहुत दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसका प्रारंभ किसी समस्या के जानने से होता है और उसके समाधान पर जाकर ही इसका अंत हो पाता है। और विशेषज्ञ में उन्होंने बताया है कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए इनके कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि समस्या को पहचानना। समस्या की पहचान करना। कई बार हमारी फेल्ट नीड और रियल नीड में फ़र्क होता है। तो समस्या क्या है, एग्जैक्ट क्या है, समस्या को पहचानना। फिर उस समस्या को समाधान करने के लिए कितने विकल्प हैं, सबको सोचना। कई बार हमें लगता है बस और कोई विकल्प नहीं है। कई बार बच्चे, आप देखिए, रोज़ अखबारों में आता है, कई बार अच्छी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ना लाने के कारण, किसी पर्टिकुलर परीक्षा में पास ना होने के कारण बच्चे अपना आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय कुछ विकल्प नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है कि बस अब ये परीक्षा मैंने उत्तीर्ण नहीं करी तो अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सच में देखा जाए तो हर समस्या, क्या छोटी बड़ी के समाधान के लिए एक नहीं, एक से अधिक विकल्प होते हैं। तो उन विकल्पों को पहचानना, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? बहुत सूझबूझ की ज़रूरत है, बहुत दूरदर्शिता की ज़रूरत है। कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है उसका चयन करना। इसी तरह ये जो है, ये जॉन ड्यूई नामक साइंटिस्ट ने हमें ये सुझाए हैं चरण। और एक और साइंटिस्ट हैं, एक और विद्वान हैं जिनका नाम है एलन। उन्होंने भी एक अच्छे निर्णय लेने के लिए कुछ चरण बताए हैं, जिसमें पहला है समस्या के प्रकट होने की अवस्था, तथ्यों को खोजना, वास्तविक समस्या को पहचानना। तीसरी बात, समस्या का प्रकट होना पहला पॉइंट है।
फिर क्या तथ्य हैं, क्यों है वो, उस समस्या से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये सेकंड स्टेप हो गया। वास्तविक समस्या को पहचानना, जैसे मैंने बताया कई बार हमें जो समस्या लगती है वो नहीं होती है, असली समस्या कुछ और ही होती है। विकल्पों को खोजना और उत्तम एक उसका चुनाव करना, क्योंकि दल का चुनाव यानी क्योंकि वो सीरीज ऑफ डिसीजंस हैं, तो उत्तम दल का चुनाव करना और क्रिया की विधि का निर्धारण करना। तो ये हमारे हो गए जो हमें एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिए हैं जिनका नाम है एलन। अब हम करते हैं बात कि ग्रॉस एंड क्रेंडल जो विद्वान हैं उन्होंने कौन से मुख्य चरण, और इन्हीं को हम डिटेल में करेंगे, निर्णय प्रक्रिया के इन्होंने 5 बताए हैं चरण होते हैं। इन्होंने बताया कि पहला चरण होता है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। पहला चरण है समस्या को पहचानना। हालांकि सुझाव प्रथम दृष्टि में लगता है कि समस्या को क्या पहचानना, समस्या तो दिख ही रही है। लेकिन जैसे आपको बताऊं मैं, बीमारी में हमें बीमारी लगती है कि बस हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इतना ही पता चलता है। लेकिन जब हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं, वो पूरा आपकी दुनिया भर के टेस्ट करा करके वो बताता है कि पेट में दर्द किसी और ही कारण हो रहा होता है, कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है जिसके कारण हो रहा हो। तो जिस तरह से एक चिकित्सक एक बीमार व्यक्ति के सारे टेस्ट करके उसकी बीमारी का सही कारण पहचानता है, ठीक उसी तरह से हमें समस्याओं को उसके सारे क्षेत्रों को जान करके और जानना होता है कि असली समस्या क्या है। समस्या को पहचानने के बाद उसे परिभाषित करना आवश्यक होता है। स्पष्ट चित्र, एक निर्णायक के दिमाग में पूरा एकदम स्पष्ट चित्र, एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। कई बार निर्णयकर्ता समस्या को पूरी तरह से गौर नहीं करके और जल्दबाजी में जब निर्णय ले लेते हैं तो आगे जाके फिर नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समस्या को पहचानने की 2 विधियां कही जा सकती हैं। पहला तो ये मान के चलना कि कोई परिवर्तन नहीं करना है, और फिर स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि यदि समस्या के समाधान हेतु कोई कदम ना उठाया जाए तो क्या परिणाम होगा। एक तो ये विधि हो गई। एक विधि ये हो गई कि पिछली घटनाओं पे गौर किया जाए कि पहले जब ऐसा हुआ था तो उसमें क्या कमी रह गई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय, और उन असफलताओं को प्राप्त करने के कारणों को जान के आगे की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। दूसरा इन्होंने बताया है सीकिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि समस्या का विश्लेषण करना। जैसे समस्या सही रूप में समझ लेने व परिभाषित करने के बाद ये विश्लेषण करना ज़रूरी है कि निर्णय कौन लेगा इस समस्या से रिलेटेड, निर्णय लेने के लिए किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना होगा, निर्णय जो आप लेते हैं उनमें किन किन लोगों की सहमति लेनी होगी। घर में बच्ची की शादी करनी है तो वो निर्णय कौन सी तारीख को करनी है, कितना पैसा लगाना है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है किस व्यक्ति से करनी है, और उस निर्णय को लेने के लिए किस किस की सहमति चाहिए। जिस लड़की की शादी करनी है उसकी, कई बार आप देखो जिस लड़की की शादी करनी है उसकी सहमति की तो इतनी आवश्यकता महसूस ही नहीं करते लोग, परिवार की ही सहमति देख लेते हैं। तो ये अपने अलग अलग लोगों की घरों की व्यवस्थाएं हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है किन किन व्यक्तियों से संपर्क किया जाएगा, किन किन व्यक्तियों की सहमति ली जाएगी, कौन कौन सी सूचनाएं हमें एकत्रित करनी है, और उन सूचनाओं को किस किस को दी जानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हम समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। और इसको करते समय हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्णय में भविष्य में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या क्या प्रभाव क्षेत्र है, ये निर्णय लेने से क्या गुणात्मक विचारों की क्या संख्या रहेगी। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया विकल्पों के संबंध में चिंतन करना।
ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक समस्या के जो अनेक विकल्प होते हैं, जितना अधिक विकल्प को खोजा जाए समस्या का समाधान उतना स्वतः ही होने लगता है। और यदि समस्या विकल्पों पर विचार करना संभव नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार करना तो अवश्य ही करना चाहिए, यदि हम सब पर ना कर सकें। और इसके लिए परिवार के जितने सदस्य, आपको अधिक से अधिक सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए, उनके विचार भी लेने चाहिए, क्योंकि समस्या जो भी निर्णय लेंगे उसका प्रभाव पूरे परिवार पर ही पड़ता है। फिर विकल्पों के संबंध में एक विकल्प का चयन करना। सबसे बढ़िया सही विकल्प कौन सा है, इसका चयन करना। इसके चयन करने के लिए भी हमें तुलनात्मक रूप से हर विकल्प को तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा। हर विकल्प में देखना पड़ेगा कि इसमें पहली बात कितना जोखिम है, जो भी हम विकल्प ले रहे हैं उसमें कितना जोखिम है, इसकी तुलना बाकी विकल्पों से करनी पड़ेगी। कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, उस विकल्प की समय अनुकूलता कैसी है, उस विकल्प को लेने पर हमको कितने साधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन साधनों की अवेलेबिलिटी कितनी है, ये चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें विकल्प के संबंध में निर्णय लेते समय। और निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकारना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम निर्णय लेते हैं उसका जो भी परिणाम होगा उस परिणाम को, इसीलिए मैं आपसे जब मैंने शुरू में कहा कि निर्णय लेते समय किन किन सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है, किन किन सदस्यों से विचार विमर्श करना है, किन किन की सहमति कर लेनी है, क्योंकि निर्णय स्पेशली होम मैनेजमेंट में, होम रिलेटेड फ्रंट पे अगर सामूहिक लिया जाता है तो इसलिए ठीक रहता है क्योंकि उस निर्णय का प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं बल्कि पूरे परिवार पे पड़ता है। और इसीलिए उत्तरदायित्व, निर्णय देखिए, निर्णय लेने से अच्छा हो तो सबको शाबाशी देनी चाहिए, और निर्णय लेने से कुछ बुरा हो तो परिवार के मुखिया को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके उसको ठीक करने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। ये परिवार हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई टीम हो, टीम लीडर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, हर जगह एक अच्छे लीडर की पहचान, घर के मुखिया की पहचान ये होती है कि वो निर्णय की पूरी जिम्मेदारी ले, और कुछ गलत हो गया है तो जिम्मेदारी, कोई गलत हो गया तो कोई फांसी नहीं चढ़ेगी, उसको गलत निर्णय ले लिया तो अगेन फिर हमारे पास विकल्प हैं, फिर उसको ठीक करने की हमारे पास जगह है, तो उस तरह से उसको आगे बढ़े और निर्णयों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण होते हैं। इसके संबंधित सारे नोट्स आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। निर्णयों के आप कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे एक तो रूटीन में जो निर्णय लिए जाते हैं, फिर कुछ निर्णय व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामूहिक होते हैं, कुछ निर्णय आपातकाल में ले लिए जाते हैं। तो इस बारे में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे।